तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी के बारे में कि अगर कोई गुड्स डेस्ट्रॉय हो जाते हैं या डेटीरियोरेट हो जाते हैं, डेस्ट्रॉय मतलब पूरा खत्म ड्यू टू एक्सीडेंट, और अबेट डेटीरियोरेटेड मतलब नेचुरल रीजन की वजह से उसकी क्वालिटी पहले जैसी नहीं रहना, जैसा कि मैंने आपको कोल का एग्जांपल बताया था। इसमें सिंपल सी बात ये थी कि भाई जितने गुड्स है उसी के ऊपर आपको ड्यूटी देनी होगी। बाकी जो आपके गुड्स डेटीरियोरेट या फिर हो गए हैं डैमेज्ड एंड लॉस्ट हो गए, पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, खत्म होने को, डेस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उसके ऊपर जो है आपको अबेटमेंट मिल जाएगा। और ये जो डैमेज है वो कहाँ 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 हो सकता है, जो गुड्स है कहाँ कहाँ हो सकता है डैमेज, या तो गुड्स ड्यूरिंग और बिफोर अनलोडिंग हो सकता है, या आफ्टर अनलोडिंग लेकिन कस्टम वाले एग्जामिनेशन करने आए उससे पहले, या फिर वेयर हाउस में भी हो सकता था। तो जो गुड्स डैमेज हो जाते हैं या डेटीरिएट हो जाते हैं उनके ऊपर आपको अबेटमेंट मिल जाया करता था। आइए बेटा अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जेटसम, फ्लॉटसम, डेरेलिक्ट वगैरह वगैरह, सेक्शन 21। तो आइए बेटा सेक्शन 21 पढ़ते हैं, क्या बोलता है आइए देखते हैं। सेक्शन 21, पहले बेटा आप इस सेक्शन को मेरे साथ में लिख लीजिए, फिर अपन इसको समझेंगे। पहले अपन इसको लिख रहे हैं, देन अपन इसकी बातों को समझेंगे। ऑल गुड्स derelict jetsam flotsam and wreck brought to India shall be treated as they are imported into India and will be liable for custom duty unless custom officer is satisfied that such goods are will be liable for custom duty unless custom officer is satisfied that such goods are not dutiable. तो बेटा ये बात इस सेक्शन में कही गई है, आखिर इस सेक्शन का मतलब क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, डेरिलिक्ट, जेटसम, फ्लॉटसम, व्रैक, सर ये क्या होते हैं? क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स है बेटा जो आपने कभी नहीं सुने हैं, तो इन वर्ड्स के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ये चीजें होती क्या है।
तो पहले प्रोविजन क्या बोलता है वो देखते हैं। कोई भी गुड्स जो कि डेरिलिक्ट है, जेटसम है, फ्लॉटसम है, व्रैक है, अगर वो इंडिया में लाए जाते हैं तो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी इंपोर्ट मानते हुए। कब नहीं लगेगी? जब कस्टम ऑफिसर ये बात सेटिस्फाइड हो जाए कि इन पर तो लगती नहीं है, तब नहीं लगेगी, वरना लगेगी। लेकिन सर ये हमारा DJFW होता क्या है? DJFW, डेरिलिक्ट, जेटसम, फ्लॉटसम, व्रैक। आइए बेटा इन बातों को समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डेरिलिक्ट के बारे में। क्या आखिर सर डेरिलिक्ट क्या होता है? देखिए बेटा प्रैक्टिकली समझते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं, यहीं पर समझे। आइए बेटा जानते हैं ये क्या होता है, आखिर ये चीजें होती क्या है। एक मिनट, एक मिनट कर रहे हैं। देखो बेटा अपन को जानना है, यहां पर अपन ने 4 वर्ड देखे हैं। ये DJFW हो रहा है तो उसको इंपोर्ट मान के कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। अब ये है क्या? डेरिलिक्ट, जेटसम, फ्लॉटसम और व्रैक, अगर इनमें से कुछ भी होता है तो ये माना जाएगा कि वो इंडिया में अगर लाई जाती है ये चीजें, अभी देखेंगे होता क्या है, तो उसको इंपोर्ट मानते हुए उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। लेकिन अब ये चीजें होती क्या है वो जानना ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिलिक्ट, जेटसम, फ्लॉटसम एंड व्रैक? इनका आखिर मतलब क्या होता है? ये बेटा ये सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये है डेरिलिक्ट। अगर कोई शिप समुद्र के अंदर कहीं खो गई है और वो खो करके क्या है? डूब गई है। कोई शिप समुद्र के अंदर कहीं खो गई और फिर वो क्या हुआ कि डूब गई, जमीन के अंदर जाकर के मिली है। कई सारी शिप्स आपने मूवीज वगैरह में या कई जगह देखा होगा। टाइटेनिक तो मिल गई थी तो अपन उसकी तरफ तो नहीं जा सकते। मान लो टाइटेनिक अंदर डूब जाती पर वो मिलती नहीं कभी, घूम, कोई होप ही नहीं है जिसके मिलने की, ऐसी कोई शिप है तो उसको बोलते हैं डेरेलिक्ट। जो समुद्र के अंदर कहीं खो गई है, अबेंडन हो गई है, मिल नहीं रही है, उसको बोलते हैं डेरेलिक्ट, जो कि डूब गई है और कोई होप नहीं है उसके मिलने की। लेकिन मान लो कोई 10 साल बाद किसी व्यक्ति को, 10 साल बाद किसी व्यक्ति को समुद्र के अंदर ये शिप मिल गई और वो क्या कर रहा है, इस शिप में कुछ गुड्स थे या ये शिप के पार्ट्स वो क्या कर रहा है? इंडिया में ला रहा है। ये शिप के कोई गुड्स जिसमें जो पड़े थे वो गुड्स अगर सही सलामत हो तो भाई कुछ कुछ गुड्स होते हैं जो कई सालों तक ही खराब नहीं होते। मान लो गोल्ड पड़ा हो तो गोल्ड क्या खराब होगा? या फिर ये शिप के ही कोई पार्ट्स,
वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जिसको ये शिप मिली है वो इंडिया में लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो अब इंडिया में अगर ये चीज आ रही है तो ये माना जाएगा कि इनका इंडिया में इंपोर्ट है, और इसकी वैल्यू के ऊपर क्या लगाई जाएगी, कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। कस्टम ड्यूटी देगा कौन, जो व्यक्ति इन गुड्स को क्लियर कराएगा, जो खरीदेगा। मान लो जो लेके आया वही खरीद रहा है और वही ले जा रहा है क्लियर करा के। कई बार ऐसा भी होता है वो ले तो आया, किसी और को बेच दिया, कोई और क्लियर करा रहा है, वॉट एवर द केस। जो भी गुड्स अपने घर लेके जा रहा है, क्लियर करा के ले जा रहा है, उसको इस पर क्या देनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये शिप के जो कुछ गुड्स लेके आए हैं या फिर ये शिप के पार्ट्स वगैरह लेकर के आए हैं। ये जो बेटा दिख रहा है ये है व्रैक। व्रैक का मतलब क्या होता है बेटा, जब समुद्र में कोई तूफान वगैरह आता है, कोई तूफान वगैरह आ गया समुद्र में, ठीक है, तो कई सारी शिप्स डैमेज हो जाती है, ठीक है, डैमेज वगैरह हो जाती है, डूबी नहीं है, डैमेज हो गई है, और धीरे 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 वो क्या हो जाती है, कास्ट अशोर। आप अगर आपने कोई ऐसे ये मूवीज वगैरह देखी हो कई सारी, या फिर ये सावधान इंडिया देखा हो, सीआईडी देखा हो, उनमें क्या होता है देखना, आप सुबह सुबह का एक सीन दिखाते हैं जिसमें कोई जॉगिंग कर रहा होता है और उसको क्या मल दिखती है, लाश दिखती है। बोला ये लाश कहाँ से आई। और कई सारी मूवीज में भी है कि भाई वो कोई गिर जाता है नदी में, समुद्र में, और वो तैरते 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 वो कहाँ पहुंच जाता है, किनारे पर पहुंच जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई शिप डैमेज हो गई, खराब हो गई थी, भाई कोई कुछ भी नहीं बचा था उसका, लेकिन वो डूबी नहीं थी और वो तैरते तैरते कहां पहुंच जाती है, किनारे पर पहुंच जाती है, तो उसको बोलते हैं व्रैक शिप। व्रैक मतलब टूटा हुआ, एक तरीके से डैमेज चीज हो, उसको व्रैक बोला जाता है। तो अगर कोई शिप डूब गई तो उसको क्या बोलेंगे, डेरेलिक्ट। और कोई शिप डैमेज हो गई स्ट्रॉन्ग वगैरह किसी भी रीजन की वजह से, और फिर वो लहरों से तैरते तैरते कहां आ गई, किनारे पर आ गई, उसको क्या बोलते हैं, रैक बोलते हैं। अब बात आती है बेटा जेटसम और फ्लोटसम की। अब मान लीजिए बेटा ये कोई शिप है जिसमें आप देखोगे तो काफी सारे कंटेनर्स पड़े हैं, ये काफी बड़ी बड़ी शिप्स होती है। ये फोटो में छोटी सी दिख रही है, बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है, शिप्स वगैरह होती है। तो अब हुआ ऐसा बेटा कि, एक मिनट बेटा, हुआ ऐसा कि ये जो शिप थी ना, इस पर मुसीबत आ गई, कोई तूफान आ गया, या शिप का क्या करना पड़ेगा, आप भार कम करना पड़ेगा। कई जगह आपने कई सारी मूवीज अगर देखी हो ऐसी, तो क्या होता है कि जैसे टाइटेनिक जब डूब रही थी, तो टाइटेनिक जब डूब रही थी तो उसमें जितना भी भार था ना वो बाहर फेंकने लगे थे, बाहर फेंक दिया था कई सारा, ताकि ना वो हल्की हो जाए शिप। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब शिप मुसीबत में फंसी रहती है तो क्या होता है कि ये गुड्स जो है वो थ्रो करे जाते हैं समुद्र में। गुड्स थ्रोवन इनटू सी, गुड्स क्या किए जाते हैं, थ्रो कर दिए जाते हैं समुद्र के अंदर। ये कंटेनर है, कंटेनर उठा के फेंक दिया, वही वजन कम करना है, ये कंटेनर हम फेंकते गए, ठीक है। ऐसे ही गुड्स वगैरह भी फेंके जाते हैं, जरूरी नहीं कंटेनर में हो ऐसे। अब क्या होता है कि गुड्स के साथ में कुछ गुड्स तो जो है वो, ये समुद्र है और समुद्र में के अंदर आकर के डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, संक हो जाते हैं, डूब जाते हैं कोई गुड्स। और कोई गुड्स ऐसे होते हैं जो कि किनारे पर ही, ऊपर ही तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो जो गुड्स समुद्र में थ्रो करने के बाद में डूब गए, उनको बोला जाता है जेटसेम। और अगले वाले का तो नाम से ही पता चल रहा है, जो गुड्स थ्रो करने के बाद में तैर रहे हैं उन्हें बोला जाता है फ्लोटसेम। अब इन गुड्स को जो भी व्यक्ति इंडिया में लेकर के आ रहा है,
और फिर उन्हें क्लियर करा रहा है, उसको इन गुड्स पर क्या देनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी देनी। तो देखो ओवरऑल बात क्या बनी, ऑल गुड्स डेरेलिक्ट, जेटसेम, फ्लोटसेम, wreck will be liable for custom duty if they are brought into India। तो आप किसी भी शिप को जो कि डूबी हुई थी उसमें से कुछ मिला लेके आ रहे हो, डेरेलिक्ट शिप में से लेके उसके पार्ट्स ही खोल खोल के ला रहे हो कि ये काम आएगा। wreck मतलब क्या, कि कोई शिप तूफान वगैरह में डैमेज हो गई थी, जैसा कि आपको ये शिप दिख रही है, ये डैमेज है, चलने लायक तो थी नहीं, और फिर धीरे धीरे लहरों ने इसको देखो कहां पहुंचा दिया, यहां पर देखो किनारे पर पहुंचा दिया, इसको बोलते हैं कास्ट अशोर। जैसे वो होती है ना, आप मूवीज में सीआईडी वगैरह में देखते हो कि लाश होती है, लाश जो है किनारे पर आ जाती है, उसको बोलते हैं कास्ट अशोर करना, किनारे पर फेंक देना, लहरें उसको किनारे पर फेंक देती ना, उसको बोलते हैं कास्ट अशोर। तो ऐसी कोई टूटी हुई शिप आ गई, भाई उसको कौन लेगा, कोई भी लोग ऑक्शन कर देंगे, कस्टम वाले तो उनकी, पता चला मान लीजिए कस्टम वाले बैठे हैं मुंबई पोर्ट पर, एक शिप ऐसी टूटी हुई समुद्र की हाई सी के अंदर से तैरती तैरती यहां पहुंच गई, लोग देख रहे अरे क्या है क्या है। तो अब कस्टम वालों को तो क्या मतलब है, इस शिप का सामान या इस शिप को जो भी लेगा ना, उससे हम कस्टम ड्यूटी लेंगे, उनको तो इससे मतलब है, बाकी कोई भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज कि जेटसेम और फ्लॉटसेम क्या होता है, कई बार शिप जब मुसीबत में फंस जाती है तो क्या किया जाता है, गुड्स को समुद्र के अंदर फेंक दिया जाता है। अब गुड्स समुद्र में सी में फेंकने के बाद, थ्रो करने के बाद, कुछ गुड्स जो है वो समुद्र में डूब जाते हैं जिन्हें जेटसेम बोला जाता है, और कुछ ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं जिन्हें हम फ्लॉटसेम बोलते हैं। अगर इन गुड्स को भी कोई लेकर के आ रहा है, कोई समुद्र में गया, नीचे पता चला रहे यहाँ पर तो बहुत सारे गुड्स पड़े हैं, वो लेकर के आ रहा है, जेटसेम वाले गुड्स को लेकर आ रहा है, और कोई समुद्र में गया तैरते हुए दिख गए, फ्लॉटसेम वाले गुड्स हो गए, उनको लेकर के आ रहा है इंडिया में, तो इनके ऊपर क्या देनी पड़ेगी आपको बेटा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेरेलिक्ट एंड रैक एंड जेटसेम एंड फ्लॉटसेम, और इनके ऊपर आपको देनी पड़ती है कस्टम ड्यूटी। बताइए बेटा इनका मीनिंग आपको क्लियर है कि नहीं, यस और नो। फिर अपन नोट करते हैं इनके मीनिंग्स को, जल्दी से बेटा मुझे बता दीजिए, कोई भी सवाल हो किसी का वो भी मुझे जल्दी से बता दीजिए। चलिए बेटा लिखते हैं इनके मीनिंग्स को, कि आखिर डेरेलिक्ट का मीनिंग क्या होता है, जेटसेम का क्या होता है, फ्लॉटसेम का क्या होता है, रैक का क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम डेरेलिक्ट के। डेरेलिक्ट मीन्स vessel or cargo is abandoned into sea without any hope of recovering it। डेरेलिक्ट का मतलब कोई वेसल और कार्गो जो कि गुम गया है समुद्र में, कोई होप नहीं है उसके मिलने की, डूब गया है कहीं पर, ये तो हो गया मतलब डेरेलिक्ट का। अब बात करते हैं सेकंड अपना, व्रैक। व्रैक का मीनिंग क्या है बेटा, व्रैक मीन्स
अ वेसल और कार्गो। और एनी अदर प्रॉपर्टी, भाई कई बार कोई दूसरी चीज भी होती है जो अपने आप ही किनारे पर आ जाती है, कई बार गुड्स भी आ जाते हैं, लेकिन जनरली शिप की कोई कोई भी चीज वगैरह जो कहाँ आ गई है, समुद्र पे आ गई है बैक कर, आर कास्ट अशोर बाय टाइड्स। टाइड्स आते ना, हाई टाइड्स वगैरह, जवार भाटा जिसको आप बोलते हैं, तो वो टाइड्स जब ऊपर उठता है, पानी बहुत ऊपर फिर नीचे जाता है, तो वो लहरें काफी हाई होती है और वो जो चीजें हैं अच्छी से अच्छी शिप को भी कहाँ फेंक देती है, किनारे पर फेंक देती है। आफ्टर शिप रैक। थर्ड थिंग, जेट सिम। आखिर जेट सिम का मीनिंग क्या होता है? जेट सिम मीन्स those goods which are thrown into sea to reduce the weight of ship and to prevent it from sinking, डूबने से बचाने के। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्लॉट सिम। Flotsam means those goods which are continue to float after throwing into sea, जो तैरते रहते हैं फेंकने के बाद भी समुद्र में, उनको हम बोलते हैं फ्लॉट सिम। सो बेटा दीज आर द फोर टर्म्स, और इनका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, एमसीक्यू भी बनाया जा सकता है कि डेरेलिक्ट का मतलब क्या। जनरली जेट सिम और फ्लॉट सिम पर बनने के ज्यादा चांस है, एमसीक्यू में भी बना करके आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर ये क्या होता है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना टॉपिक हो चुका है पूरा। DJFW के नाम से आप याद रखिए इसको, ताकि आपको चारों के चारों वर्ड्स जो है ध्यान रहे। वर्ड्स थोड़े से टेक्निकल है, जो कि जनरली यूज किए जाते हैं, सी की लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर यूज किए जाते हैं, इस वजह से। अब इसके बाद में बेटा अपन अगले पड़ाव की तरफ हमारे बढ़ रहे हैं, और वो हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं अब अगर किसी को गुड्स इंडिया में लाने हैं, इंपोर्ट करने हैं, और इंपोर्ट करने के बाद में क्लियर करवा के ले जाना है गुड्स को फॉर होम कंजम्पशन तक, उसकी आखिर क्या प्रोसेस होती है। हम बात करने वाले हैं बेटा इंपोर्ट प्रोसीजर के ऊपर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट, उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर। बेटा जल्दी से लिख लीजिए जिसने भी नहीं लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्ट प्रोसीजर लिखो इसके ऊपर। अब हमारे मॉड्यूल की बात करें तो उसमें थोड़ा छोटा दे रखा है, थोड़ा क्या बहुत ही छोटा दे रखा है, और उसमें सारी बातें क्लियर भी नहीं बताई गई, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं वो क्या इधर उधर करके बताता है मॉड्यूल। तो हमको एक ही जगह सारी बातें सिस्टमेटिकली जान लेनी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर, चलिए बेटा देखते हैं कि आखिर क्या इंपोर्ट का पूरा प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले इंपोर्ट प्रोसीजर के अंदर बात आती है सेक्शन 29। एक एक सेक्शन पढ़ेंगे, इसमें काफी सारे सेक्शन आने वाले हैं, छोटे छोटे हैं, 3-3 4-4 लाइन के, लेकिन एक प्रोसीजर हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट का आखिर किस तरीके से प्रोसेस फॉलो होता है। सबसे पहले आता है इसमें बेटा सेक्शन 29। अराइवल एट कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन। देखो बेटा, सबसे पहले तो भाई कोई ना कोई आएगा, पहले पहुंचो तो सही, पहुंचने के बाद ही तो सबसे पहला काम तो है आने का। आप कहां आओगे सबसे पहले तो ये बताया गया। तो अगर वेसल होगा तो वो कहां आएगा, कस्टम पोर्ट पर ही आ पाएगा सर। तो ये कस्टम पोर्ट पर कौन आएगा, वेसल। इंपोर्ट सर वेसल के थ्रू हो सकता है, अपने कन्वीनियंस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। और एयरपोर्ट पर कौन आएगा सर, एयरक्राफ्ट आएगा। और अगर व्हीकल के थ्रू गुड्स आ रहा है तो वो कहां आएगा, लैंड कस्टम स्टेशन पर आएगा। तो ये सेक्शन 29 ये बोलता है कि आपको अगर आपका शिप आ रहा है और एयरक्राफ्ट आ रहा है या व्हीकल आ रहा है तो आपको आना कहां है भाई, समुद्र तो बहुत बड़ा है, समुद्र के किनारे भी बहुत सारे, लेकिन आपको कहां आना है, जो ऑथोराइज कस्टम पोर्ट है, एयरपोर्ट है या लैंड कस्टम। अभी अपन फोकस में किसको रखेंगे, अपन फोकस में जनरली कस्टम को किसको रखते हैं, पोर्ट को रखते हैं, शिप को रखते हैं, क्योंकि ज्यादा काम उसी से होता है। तो आपको क्या करना है, आपको कहां आना है, ऑथोराइज्ड पोर्ट के ऊपर आना है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि सर कोई कैजुअल सिचुएशन आ जाए, तूफान आ गया है, फंस गए हैं, तो फिर क्या करें, तब भी हम देखें कि हमको वहीं जाना है। फिर उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जो भी नियरेस्ट जगह है, लैंड है, वहां पर आप आपका शिप ले जा सकते हैं, लेकिन आपको नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर को जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और उस एरिया का जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, पुलिस जो भी पुलिस स्टेशन है नियरेस्ट वहां पर, उसका जो भी पुलिस इंचार्ज है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हो गया और हम इमरजेंसी के अंदर यहां पर आए हैं, हमारी शिप को लेकर के, हमारी जहाज को लेकर के। तो अराइवल कहां होगा, कस्टम पोर्ट पर होगा या एयरपोर्ट पर होगा या लैंड कस्टम स्टेशन पर होगा। आप सबसे पहले यहीं पधारेंगे, इसके अलावा आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं, साइक्लोन आ गया भाई, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई तो आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर या फिर जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके इंचार्ज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और वो इंचार्ज ये अश्योर करेगा कि वो वहां से किसी को भी नहीं जाने दे। पता चले 2-4 आतंकवादी उतार के भेज दिए, बोला तुम तो जाओ इंडिया में घुसो और बाकी हम देख लेंगे, बोल देंगे ये तो हम नॉर्मली आए थे और हमारी शिप यहाँ पर अटक गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और इन्फॉर्म करने तक और जब तक पुलिस नहीं आ जाती कोई नहीं जा सकता। आप अगर इमरजेंसी है भाई, पता चले वहां पर शिप में ही आग लग गई है, तो अब शिप से तो इंसान उतरेगा ही, और फिर कहीं ना कहीं तो मतलब इमरजेंसी को इग्नोर करो, नॉर्मल बात करो भाई। तो नॉर्मल बात यह है कि आप उसको जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे और आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके इंचार्ज को भी इन्फॉर्म करेंगे। तो आपको आना यहीं पर है, बट इफ कंपेयर्ड बाय एक्सीडेंट
or stress of weather, then you may come at any other place. अगर आप फालतू में ही कहीं और चले गए, मान लो ना तो कोई वेदर खराब है ना कोई दिक्कत है, तो ये मान लिया जाएगा आप स्मगलिंग कर रहे थे। फिर स्मगलिंग के प्रोविजन लगा देंगे, भाई आप तो स्मगल हो, आपको यहाँ आने की जरूरत ही क्या पड़ी, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको जहां था वहीं आना चाहिए था। आपको साबित करना पड़ेगा भाई कोई इमरजेंसी ऐसी थी, भाई कंपेल हो गया था, जब ऐसी सिचुएशन आ गई थी इस वजह से हम यहाँ आए, वरना जबरदस्ती आओगे तो फिर दिक्कत होगी। तो इंपोर्ट प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले तो हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हमको पहुंचने के बाद में अब आगे की देखो क्या है। इसके बाद में आता है बेटा सेक्शन 30। डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट और अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। देखो बेटा, इसके बाद में क्या होगा, जब आप वहां पर पहुंच जाओगे तो एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट्स में आप ये डिटेल देते हो कि मैं इस जहाज में क्या क्या लेकर के आया हूं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, भाई टीवी है, एसी है, फ्रिज है, क्या क्या चीजें आप उस जहाज में लेकर के आए हो, इसकी डिटेल आप दोगे। और जिस डॉक्यूमेंट में ये डिटेल दी जाती है उसको बोला जाता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट। अगर आप बेटा देखो, और इसको पहले ही भरना होता है, प्रायर भरना होता है, शिप के आने से पहले ही आपको भर के इलेक्ट्रॉनिकली भरा जाता है। देखो क्या होता है, अगर आप शिप या एयरक्राफ्ट से आ रहे हो तो आपको प्रायर फाइलिंग करनी पड़ेगी, ऑनलाइन जाकर के आपको फाइलिंग करनी होती है सारी, फाइलिंग ऑफ इंपोर्ट या अराइवल मैनिफेस्ट। और अगर आप व्हीकल से आ रहे हो, व्हीकल से आते हैं तो क्या देनी पड़ती है, इंपोर्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है। शिप और एयरक्राफ्ट से आ रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है उसका नाम क्या है, दोनों में काम एक ही है भाई, डिटेल्स एक ही है दोनों के अंदर। उसमें भी वो अपने सामान की सारी डिटेल देगा, नेशनलिटी देगा, नेम देगा, शिप का भी नेम होता है हर एक, वो सारी चीजें यहां पर देगा। तो इंपोर्ट और अराइवल मैनिफेस्ट शिप और एयरक्राफ्ट के केस में भरा जाता है। व्हीकल के केस में क्या भरा जाता है, इंपोर्ट रिपोर्ट भरी जाती है। इंपोर्ट रिपोर्ट आपको विद इन 12 आवर भर देनी है पोस्ट अराइवल। भाई पहले ही भर दो तो ठीक है, नहीं तो पोस्ट अराइवल विद इन 12 आवर्स, इन दोनों को तो पहले ही भरनी पड़ेगी, आने ही नहीं देंगे। और व्हीकल के केस में आप पोस्ट पहुंचने के बाद भी 12 घंटे के अंदर अंदर वहां पर भर सकते हो। इंपोर्ट रिपोर्ट भरनी पड़ेगी। ये अपन डिटेल देख रहे हैं, पूरा इंपोर्ट का प्रोसीजर डिटेल प्रोसीजर है बेटा। और जब ये डिटेल प्रोसीजर पढ़ लेंगे तो अपन इसको शॉर्ट भी बना देंगे कि शॉर्ट में क्या है। ये 29 की हेडिंग, 30 की हेडिंग, सबसे पहले अराइवल एट कस्टम पोर्ट, पहली स्टेप होगी। अपनी बुक में ऐसे शॉर्ट में ही दे रखा है, आपको डिटेल ही नहीं दे रखी। डिटेल के बिना हमको पता ही नहीं चल सकता क्या होगा। सेकेंड चीज, जब आप पहुंच गए तो अब आप क्या देंगे भाई, पहुंचने के बाद में आप आपका अराइवल मैनिफेस्ट देंगे, ठीक है, या इंपोर्ट मैनिफेस्ट भी बोलते हैं इसको, वो देंगे। व्हीकल से आ रहे तो आप इंपोर्ट रिपोर्ट देंगे विद इन 12 आवर्स पोस्ट अराइवल, पहुंचने के बाद। और अगर आपने ये काम नहीं करा, ये जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट, अराइवल मैनिफेस्ट या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट, तो आपके ऊपर
50,000 रुपीज तक की, 50,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर आपका कोई वैलिड ग्राउंड है तो नहीं लगाएंगे, वरना आपके ऊपर 50,000 रुपीज की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई ध्यान में रखने वाली? in case of delay or not filed, पेनल्टी अप टू है बेटा, जरूरी नहीं एग्जैक्ट 50,000 की लगाए, अप टू ₹50,000 में बी लेविटी, इतनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो सर क्या कोई बिलेटेड फाइलिंग कर ही नहीं सकता क्या ड्यू डेट के बाद में? मान लो जैसे 12 घंटे बोले नहीं भर पाया, या प्रायर बोला था नहीं कर पाया, तो क्या भर नहीं सकता? अगर आपका वैलिड ग्राउंड है तो ओके, वैलिड ग्राउंड के केस में ओके। तो एक और नोट इसी के साथ साथ, बिलेटेड फाइलिंग is allowed in case of valid grounds। ये बात हो गई बेटा आपकी सेक्शन 30। सेक्शन 29 में आप पहुंच गए हो। कहां आना है? ऐसे हर कहीं नहीं आना है, जहां बोला है वहीं आना भाई। जिस पोर्ट को ऑथोराइज कर रखा है वहीं पर आना, हर कहीं पर आओगे स्मगलिंग मान लेंगे। हाँ भाई, एक्सीडेंट है, स्ट्रेस ऑफ वेदर है, कहीं और भी आ सकते हो, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी नियरेस्ट कस्टम ऑफिसर को या फिर उस एरिया के पुलिस इंचार्ज को, जो भी है हेड उसको। सेक्शन जब आ गए हो उसके बाद में अब क्या करना है ये भी तो बताओ, क्या लाए हो? आ गए हो तो शक्ल थोड़ी ना देखोगे, अब बताओ क्या लाए हो। उसके लिए क्या भरा जाता है? अगर शिप और एयरक्राफ्ट से आते हो तो हम भरते हैं क्या? इंपोर्ट या अराइवल मैनिफेस्ट। और अगर व्हीकल से आ रहे हैं तो हम क्या भरते हैं? इंपोर्ट रिपोर्ट भरते हैं। इंपोर्ट और अराइवल मैनिफेस्ट प्रायर में पहले ही भरना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो है व्हीकल के केस में इंपोर्ट रिपोर्ट 12 आवर्स पहुंचने के बाद भी भरी जा सकती है। अगर आप डिले फाइलिंग करते हो या फाइलिंग ही नहीं करते हो तो 50,000 रुपीज तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। हालांकि फाइल तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आप आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे। तो जनरली डिले फाइलिंग में भी 50,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर वैलिड ग्राउंड है, भाई बात अगले की सही है, तो फिर बिलेटेड फाइलिंग भी उसको अलाउ करी जा सकती है। ये बात हो गई बेटा। अब होता क्या है कि बेटा कुछ चीजों के लिए आप जल्दी भी काम करा सकते हो। अभी आगे आएगी, चलो वहीं पर बात करते हैं, वरना यहां पर लिंक नहीं हो पाएगा। अभी अपन देखते हैं सेक्शन 30A। सेक्शन 30 देख लिया, सेक्शन 30A देखते हैं। सेक्शन 30A देखते हैं। पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल। सेक्शन 30 के अंदर गुड्स वगैरह जो ला रहे हो उसकी डिटेल, 30A के अंदर उसमें जो जो लोग बैठ के आ रहे हैं, पैसेंजर ला रहे हो तो पैसेंजर की डिटेल, और क्रू मेंबर जो आ रहे हैं उनकी डिटेल आपको देनी पड़ती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हो और फिर उसके बाद में क्या करते हो? 29 में जो ऑथोराइज्ड है वहीं आना भाई, हर कहीं मत आ जाना। उसके बाद में 30 में इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट भरेगा
कौन? मास्टर ऑफ शिप। भाई जो शिप का जिम्मेदार व्यक्ति है वही भरेगा, और मास्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, पर्सन इंचार्ज। ठीक है, मास्टर तो होता है शिप के अंदर, पर्सन इंचार्ज जो है वो क्या करेगा? ये काम करेगा। पर्सन इंचार्ज की डेफिनेशन हमने देखी थी, शिप के केस में कौन होता है? शिप के केस में मास्टर, जिसको हम कैप्टन भी बोलते हैं, वो होता है। तो वो क्या करेगा? ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट और अराइवल मैनिफेस्ट को भर देगा। 30A क्या बोलता है? भाई किसको लाए हो साथ में? जो भी पैसेंजर है और जो भी क्रू मेंबर्स है उनकी भी डिटेल दो। भाई क्रू कौन कौन आया है आपके साथ में, ये भी तो बताओ। ये सारी डिटेल्स भी आपको भरनी पड़ती है। तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। अगर आप ये इसको टाइम पर नहीं भरते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। कितने की? 30,000 एंड 50,000 रुपीज तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। 50,000 इज द मैक्सिमम लिमिट। ऐसे नहीं है कि भाई इससे कम नहीं हो सकती, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन डिले करते हो तो 50,000 की पेनल्टी लग सकती है। वैलिड ग्राउंड है तो नहीं लगाएंगे, वो बात अलग है। बिलेटेड फाइलिंग आपको करने देंगे, अलाउ कर देंगे। तो अभी तो अपना टाइम हो चुका है बेटा, तो अभी तो अपन इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की भी स्टेप सारी कवर हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्टेप्स को कवर करेंगे। तो अभी इस क्लास में करते हैं अपन इतना ही।